निवेदन करूंगा मैं श्रीमान माधवराम देहांता साहब से, जो राष्ट्रीय सचिव है बामसेफ के, नई दिल्ली। आप आए और अपनी बात रखिए। माधवराम देहांता साहब सिर्फ 2 मिनट, उसके बाद आपके महानायक आपके हवाले। साथियों, हम लोग तो बातचीत करते रहेंगे। नेशनल साहब को सुनना है। मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि जो भी समय आपके पास में आप पूरा सुने, और मैं ये नेशनल साहब से करता हूँ कि आपके उद्बोधन के लिए ही हम लोगों को पूजा करवाया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया माधवराम देहांता साहब। अब जिस चीज के इंतजार हम लोग बेकरार थे, सुबह से इंतजार कर रहे हैं, आप लोग वाकई बैठ के बड़ा सब्र से आपने इंतजार किया। आज भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मिश्रा साहब आपके सामने अपना जोशीला, इस्लाही और बहुत ही शानदार उद्बोधन आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। माननीय वामन मिश्रा साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा। भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एवं क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ, इन तमाम संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं कुछ आज को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें खास तौर पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ। साथियों, बामसेफ हमारा मौलिक संगठन है, बेसिक संगठन है। तो इसको बनाने के लिए बहुत लंबा समय लगा और इसकी वजह से आज हमारे पास 625 जिलों में नेटवर्क फैला हुआ है। टोटल 769 जिले हैं भारत में। 36 स्टेट है। 36 में से 32 राज्यों में बामसेफ का संगठन फैला हुआ है। केवल बांग्लादेश के बॉर्डर के पास और ब्रह्मदेश के बॉर्डर के पास जो 4 स्टेट है, बंगाल और असम से आगे, अगर वो छोड़ दिए जाए तो बाकी 625 जिलों में हमारा संगठन फैला हुआ है, नेटवर्क फैला हुआ है। तो इस वजह से ये एक आज के तारीख में बहुत बड़ा संगठन बना हुआ है। ये पहला संगठन है जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक लोगों के बीच में कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। अभी हमारे SC, ST, OBC माइनॉरिटी के 2 गए, उन लोगों को कैडर बेस क्या होता है, अदर दैन अवर ऑर्गेनाइजेशन, अभी भी समझ में नहीं आता कैडर बेस क्या होता है। इसलिए ऐसे बहुत सारे संगठन बनते हैं
उनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल से ज़्यादा नहीं होती। तो भी मैं थोड़ी रियायत देकर बोल रहा हूँ, तो 3 साल, उससे ज़्यादा उनकी उम्र नहीं होती है और 2-3 साल में वो संगठन बनते भी है और गायब भी हो जाता है। मगर अभी ये जो संगठन है, ये संगठन दीना बालाजी ने इसको शुरू किया, काशीराम जी ने इसको संस्थागत और संगठित रूप देने का प्रयास किया। बड़े साहब ने और काशीराम जी ने पूरी जिंदगी लगाई। ये 3 लोग हैं। सबसे पहले दीना बालाजी, और राजस्थान के लोगों को थोड़ा गौरव की बात होनी चाहिए कि दीना बालाजी मूल रूप से राजस्थान के थे। लोगों को जानकारी नहीं है शायद, मगर हमें, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि वो मूल रूप से राजस्थान के थे, मगर यहाँ से दिल्ली में जाके बसे थे। तो नहीं, राजस्थान से तो उनको नौकरी के लिए पूना गए डिफेंस में, और फिर ट्रांसफर होकर पूना से दिल्ली गए थे। वही रिटायर्ड होकर वहां बस गए थे। तो दीना बालाजी पहले व्यक्ति थे। मार्क्सिस्ट के बारे में जब भी कोई चर्चा होती है तो ज्यादातर काशीराम जी का ही नाम आता है। मगर ये बात हम लोगों ने सारे देश और दुनिया को बताया कि इसकी शुरुआत जो है वो दीना बालाजी के द्वारा हुई। हम लोगों ने इसको सबसे पहले सामने लाया कि इसकी शुरुआत दीना बालाजी के द्वारा। बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन का मुद्दा विवाद का कारण बना, और इस मुद्दे को दीना बालाजी ने ही उठाया। दीना बालाजी ने ही बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन का मुद्दा उठाया। वो जो तमिलनाडु का ब्राह्मण था जिसके साथ उन्होंने झगड़ा किया, और फिर उसको काशीराम जी ने, क्योंकि उसी मैनेजमेंट में दीना बालाजी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे और काशीराम जी अधिकारी थे, सीनियर मैनेजर था। जब ये बात उनको पता चली तो उसके जो उसका कैबिन था सीनियर मैनेजर का, उसके 2 दरवाजे होते, इतना बड़ा कैबिन था। तो काशीराम जी ने उनको लेके गए और खाबड़े साहब को और दीना बालाजी को कहा कि ये 2 दरवाजे पर तुम खड़े रखो, क्यों किसी तीसरे आदमी को जब तक मैं अंदर हूं आने मत देना। मैं अंदर रहूंगा और आप दोनों दरवाजे पे रहो, अंदर मत आने देना। और फिर काशीराम जी जो है उनको खड़े रख के अंदर गए। तो वो जो तमिलनाडु का ब्राह्मण था उसके बाल पकड़कर काशीराम जी ने ऐसे बाल पकड़कर उसको टेबल पर ऐसा मारा था। तो उसके नाक से खून निकल रहा था। तो कपड़े साहब ने देखा कि उसके नाक से खून निकल रहा है, तो दौड़कर काशीराम जी को पकड़ा और फिर पकड़कर उसको बाहर लाए। तो काशीराम जी ने इन लोगों को, दोनों को दरवाजे पे इसलिए रखा था क्योंकि वो प्लान बना कर गए थे कि इसकी पिटाई करूंगा, और जब पिटाई करूंगा तो कोई गवाह नहीं होना चाहिए। आपको गवाह नहीं होना चाहिए कि मैं इनको पीटा करके। तो कोई गवाह नहीं था। जो गवाह थे वो दीना बालाजी थे और कपड़े साहब। तो ये तो उनके गवाह नहीं बन सकते थे, तो इसलिए तो कपड़े साहब को
सस्पेंड किया था और जब काशीराम जी ने उनकी पिटाई की तो दोनों को रीइंस्टेट किया, दोनों को दोबारा उनकी सर्विसेज को चालू किया और दोनों की जगह काशीराम जी को सस्पेंड किया। सस्पेंड करने के बाद कापड़े साहब को काशीराम जी ने बुलाया उनके कमरे में, वो अकेले रहते थे, तो बुलाकर पूछा कि आप बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत बातें करते हो, तो उनका कोई किताब वगैरह है क्या पढ़ने के लिए? कहा कि है। तो खाबड़े साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर की सबसे फेमस किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट काशीराम जी को पढ़ने के लिए। तो रात में खाना खाने के बाद 9 बजे के बाद सवेरे 6 बजे जब 6-7 बजे के आसपास खाबड़े साहब गए तो काशीराम जी जगे हुए थे। वो किताब पढ़ने के बाद काशीराम जी ने कहा कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा और इस किताब को कई बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ा। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे जिंदगी की राह मिल गई है। मैं तो यहाँ से सस्पेंशन के बाद में थोड़ा पंजाब जाने का सोच रहा था, मगर अब मैं पंजाब जाने का कार्यक्रम रद्द कर रहा हूँ। और ये जो किताब में जो बताया गया है काम, उस काम को करने के लिए अब मैं अपनी सारी जिंदगी लगाऊंगा। तो साथियों, बामसेफ जो संगठन है ये जिंदगी लगाकर बनाया गया संगठन, ये छोटा मोटा संगठन नहीं। तो गिना बालाजी की जिंदगी लग गई, काशीराम जी की जिंदगी लग गई, खाबड़े साहब की जिंदगी लग गई, और अभी मेरी उम्र 67 चल रही है, 67 मेरा रनिंग है। तो लगभग मेरी भी जिंदगी जो है इसमें लग गई है। मगर इसका परिणाम के स्वरूप एक बात सामने आई कि एक बहुत बड़ा संगठन, एक विशाल संगठन आज इस सारे प्रयास के द्वारा निर्माण करने में हम लोग कामयाब हुए। तो आज 625 जिलों में संगठन है और 2-3 हज़ार से ज्यादा तहसीलों में संगठन है। अभी हमारी जो योजना है वो योजना बामसेफ तो मुलाजिमों का संगठन है, बामसेफ जो है कर्मचारी लोगों का संगठन है। सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स उनको लागू होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हो, उनको सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स लागू होते हैं। और ये सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स जो है बहुत सारे काम करने के लिए अवरोध डालते हैं। तो मान लो आपको किसी राजनीतिक काम में शामिल होना है तो वो आपको अलाउ नहीं करते। अगर आप बहुत बड़े आंदोलन में सहभागी होते हैं, अगर आपको 2-3 दिन की जेल हो गई तो आपकी नौकरी मिल जाएगी। तो इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, आज भी होती है, मगर इसके बावजूद भी काशीराम जी ने अपने सही जजमेंट में सबसे पहले बामसेफ संगठन बनाने पर ज्यादा जोर लगाया। ये ज्यादा जोर लगाने का मामला मैं आप लोगों को क्यों बताना चाहता हूँ? इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि हमारे समाज का आंदोलन लॉन्ग टर्म आंदोलन क्यों नहीं चलता, तो उस आंदोलन को चलाने के लिए बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम, बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम, ये 5 चीजें निरंतर चाहिए, कांस्टेंट सोर्स चाहिए।
और ये कांस्टेंट सोर्स काशीराम जी ने ऐसा सोचा, उन्होंने जजमेंट बनाया कि ये सारे सोर्स केवल SC ST OBC माइनॉरिटी की जो कर्मचारी है उनके अकेले के पास ही उपलब्ध है। बुद्धि, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे समाज के कंपैरिजन में इनको हर महीने सैलरी आती है, रेगुलर आती है, चाहे कुछ भी हो जाए सैलरी कभी रोकी नहीं जाती, चाहे किसी भी प्रकार का सूखा पड़ जाए मगर कर्मचारी की सैलरी बराबर मिलती रहती है। तो पैसा भी इनके पास, किसी भी आंदोलन को लगातार रिसोर्सेज की जरूरत होती है, तो बुद्धि, पैसा, हुनर, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनके पास ही तमाम प्रकार का हुनर है, जानकारी रखने का हुनर, ज्ञान रखने का हुनर, बोलने का हुनर, समझाने का हुनर, लोगों को जगाने का हुनर, तमाम प्रकार का हुनर इन लोगों के पास होता है। समय, क्योंकि ये कर्मचारी है तो सैटरडे संडे की सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी छुट्टी होती है, राज्य सरकार के लोगों को संडे की तो होती है, और शाम को 6 बजे के बाद रात के 11 बजे तक अगर कोई कार्यकर्ता प्रचार प्रसार करने का काम करना चाहता है तो उसके लिए फ्री है। और रहा अगर जिंदगी का मकसद निर्धारित कर दिया जाए तो उस मकसद को पूरा करने के लिए इन लोगों को मेहनत और श्रम करने के लिए कोई नहीं रोक सकता, कोई रुकावट डालने वाला नहीं है, और इनके पास किसी प्रकार का कोई कारण नहीं है, क्योंकि महीने की सैलरी रेगुलर मिल रही है और अपना परिवार चल रहा है, तो किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। इसलिए काशीराम जी ने सबसे बेस्ट जजमेंट बनाया कि कर्मचारी लोगों का संगठन बनाए बगैर हमारा आंदोलन आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी, स्वावलंबी नहीं बन सकता। स्वावलंबी और स्वाभिमानी संगठन के बगैर परिवर्तन नहीं हो सकता। स्वावलंबी और स्वाभिमानी, अगर हमारे संगठन को बनाने वाले लोग, स्वावलंबी का मतलब है अपने ऊपर अवलंबी, स्वाभिमानी का मतलब है किसी के इशारे पर काम करने वाले नहीं, तो अपने बलबूते पर काम करने वाले और अपने दिमाग से काम करने वाले, अपने रिसोर्सेज पर काम करने वाले। तो ऐसे लोग जो है अगर आंदोलन को उपलब्ध करना है तो ये कर्मचारी लोगों में ही ये सारी योग्यताएं उपलब्ध है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले काशीराम जी ने बामसेट बनाने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया और 78 तक उन्होंने बामसेट पर ज्यादा जोर लगाकर 13 स्टेट में और 140 जिलों में संगठन निर्माण करने में कामयाबी हासिल की, और उसको आधार बनाकर उन्होंने फौरी तौर पर DS4 नाम का संगठन, DS4 का मतलब था, इसका लॉन्ग फॉर्म था दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, दलित और डी शोषित समाज संघर्ष समिति, तो उन्होंने DS4 ऐसा नाम दिया। तो लोगों को बड़ा हैरानी हुई कि ये तो कोई केमिस्ट्री का या फिजिक्स का फार्मूला जैसा लगता है, ऐसा लोगों को शुरू में लगा, क्योंकि काशीराम जी BSc थे तो वो साइंटिफिक तरीके से सोचते थे, तो उन्होंने संगठन का नाम भी DS4 इस तरह से रखा। तो वो बहुत तेजी से सारे देश भर में फैला और उसके बाद बहुत कम समय में वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होने के बाद 84 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का, तो बहुजन समाज पार्टी बनाने का जो मकसद था वो हमारे लोगों को, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया था, शासन करती जमात बनना हमारा लक्ष्य है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे शासन करती जमात बनाना हमारा लक्ष्य है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ये जानते थे कि केवल शेड्यूल कास्ट के 15% लोगों से या 15% वोटों से
नहीं एक भी एमएलए चुनकर जा सकता है, नहीं एक भी एमपी चुनकर जा सकता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ही ये प्लान बनाया था कि आजाद भारत में संविधान लागू होने के बाद शेड्यूल कास्ट के लिए खास व्यवस्थाएं की गई है, संविधान शेड्यूल ट्राइब के लिए व्यवस्थाएं की गई है, ओबीसी के लिए 340 में व्यवस्था की गई है, और इनसे कन्वर्टेड जो माइनॉरिटीज है उन लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई है। तो इन लोगों का कोई संगठन होना चाहिए और इन लोगों का कोई राजनीतिक दल होना चाहिए, ताकि इन लोगों के वोट का अधिकार है वो हम लोगों को भारत के संविधान में 26 जनवरी 1950 को मिला, और हम लोग लगातार वोट देने का काम कर रहे हैं। वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है। हमारे लोगों को पता नहीं है ये 2 अधिकार। वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है, एक शासक चुनने का, एक शासक बनने का। 2 अधिकार शामिल है, शासक चुनने का, शासक बनने का। तो हमारे लोगों ने ये सोचा कि शासक बनना काम नहीं। हजारों सालों से हम लोग शासित बनकर काम करते रहे हैं। हम लोग शासित लोग हैं, तो हमारे लोगों की मानसिकता में आ गए नहीं शासक। तो इसलिए वोट के अधिकार में मगर 2 अधिकार शामिल है, शासक चुनने का और शासक बनने का। वोटर चाहे तो चुनने के लिए यूज कर सकता है, वोटर चाहे तो बनने के लिए कर सकता है। तो हमारे लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद शासक चुनने का, इस वोट के अधिकार का उपयोग शासक चुनने के लिए किया, और एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने आमतौर पर कांग्रेस के ब्राह्मणों को चुनने का काम किया। हमारे लोग बीजेपी के बारे में सतर्क है, बीजेपी के बारे में सतर्क है, मगर कांग्रेस के बारे में सतर्क नहीं। मुझे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि मिश्राम जी आपकी टीका टिप्पणी कांग्रेस पर ज्यादा होती है और बीजेपी पर कम होती है। तो मैंने कहा मेरी टीका टिप्पणी कांग्रेस पर इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि ज्यादातर हमारे लोग कांग्रेस के झांसे में फंसे हुए। तो जिसके झांसे में फंसे हुए हैं उससे उसको निकालना होगा और फिर अपने स्वाभिमानी स्वावलंबी आंदोलन को जोड़ना होगा। दूसरे लोगों को तो केवल जोड़ने का एक काम करना पड़ता है, हमें तो पहले तोड़ना पड़ता है फिर जोड़ना पड़ता है। कांग्रेस से तोड़ना पड़ता है फिर अपने आंदोलन से जोड़ना पड़ता है। एक काम नहीं, 2 काम। अगर आप इसको एक ही मानकर करते रहो तो आपको लोग ही नहीं मिलेंगे। अगर लोग हमारे पास है, लाखों लोग अगर हमारे पास है, आज है हमारे पास, तो कांग्रेस के साथ चिपके हुए लोग जो थे उनको हमने वहां से निकाला। काशीराम जी का कल परसों में एक स्पीच सुन रहा था, मैडम के पास उसका रिकॉर्ड है। तो उसमें वो कह रहे थे कि आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है। नागपुर का स्पीच है उनका, कांग्रेस सत्ता से बाहर है। तो कहा हमने उसको बाहर, ऐसा उनका स्पीच है नागपुर का कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर हमने किया। तो हमारे आंदोलन का सबसे ज्यादा बुरा असर कांग्रेस पर। कांग्रेस का ब्राह्मणवाद समाजवाद में छुपा हुआ था। ये कांग्रेस कभी भी समाजवाद की बात करती, कांग्रेस हमेशा समाजवाद की बात करती थी और समाजवाद में ब्राह्मणवाद छुपाती थी। ये बात हम लोगों ने वामसेव के द्वारा सारे देश के लोगों को, हम लोगों ने ये छुपा हुआ ब्राह्मणवाद है। कांग्रेस
इसकी वजह से ब्राह्मणों की प्रशासन में 76% से ज्यादा ब्राह्मण और तत्सम लोगों का कब्जा तो वरिष्ठ जो IAS, IPS, IRS अधिकारी की जो चौखट तैयार की गई है उसमें ये लोग जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है भारत का उसमें ब्राह्मणों को नहीं रखा है सारे देश भर में। और इस सर्विस कमीशन के द्वारा इन्हीं लोगों को ऑल इंडिया की परीक्षा में पास करवा कर भेजा जाता था, तो सबसे ज्यादा यही लोग थे और इनके माध्यम से सारे देश के जिलों में कांग्रेस ने अपना मजबूत ढांचा तैयार करके हर जिले में ब्राह्मणवाद को अमल में लाने का काम ब्राह्मणों के IAS अधिकारी लगाकर, IPS अधिकारी लगाकर ये काम किया। और इस वजह से हम लोगों को इसके लिए अपना आंदोलन निर्माण करने के लिए, स्वाभिमानी और स्वावलंबी आंदोलन निर्माण करने के लिए हम लोगों को कांग्रेस को टेकअप करना पड़ा। ये कांग्रेस को ज्यादा हम लोग क्रिटिसाइज करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी के लोग हमारे कोई रिश्तेदार थे या बीजेपी हमारे नजदीक थी या बीजेपी के फेवर में हम कोई काम करते थे। बीजेपी के बारे में तो हमारे लोग पहले से जागृत थे और उनके झांसे में फंसने के लिए लोग तैयार नहीं थे, मगर जिसके झांसे में वो फंस रहे थे उसकी वजह से हमारा स्वाभिमानी, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर आंदोलन निर्माण नहीं हो रहा। वो निर्माण करने के लिए हम लोगों ने ये सारे देश भर में फिर इस तरह का अभियान चलाया। आज 625 जिलों में संगठन है। ये अपने आप नहीं बना, इसके लिए रात दिन मेहनत करके बीना भाना जी, काशीराम जी, कपड़े जी और अभी मैं जिंदगी भर इस काम को लगे रहे और बात से का 625 जिलों में एक ढांचा तैयार किया। अब हमारे सामने सबसे बड़ा टास्क क्या है कि ये जो ढांचा हमने तैयार किया, अब इस ढांचे का उपयोग करते हुए हम लोग विशाल आंदोलन का निर्माण करना चाहते हैं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं संघर्ष करना होगा। ब्राह्मणवाद से अगर हम मुक्ति चाहते हैं तो हमें संघर्ष करना होगा, आंदोलन करना होगा। तो इसी वजह से अभी आप लोगों ने 9 अप्रैल को हमने जेल भरो किया और 1 जुलाई को हम भारत बंद कर रहे हैं और 2030 तक एक टाइम बॉन्ड प्रोग्राम हमने बनाया। 2030 तक 6.5 लाख गांव है, 6.5 लाख गांव में से 6 लाख गांवों में हम अपने संगठन का भौगोलिक नेटवर्क खड़ा करना चाहते। तो पढ़े लिखे लोगों का संगठन तो उनके साथ चर्चा करके बनाया जा सकता था, इसलिए ज्यादा लंबा समय लगा। मगर मासेस का संगठन आंदोलन के द्वारा ही निर्माण किया जा सकता है। मासेस का संगठन बगैर आंदोलन से निर्माण नहीं किया जा सकता। इसलिए हम लोग अभी आंदोलन पर सबसे ज्यादा खर्च करेंगे। तो 1 जुलाई को ये जो भारत बंद का हमने कार्यक्रम कराया, तो इस पर आपको सारे देश भर में और आपको राजस्थान में हर जिले में ध्यान देना। तो भारत बंद करने के लिए आपको अपने अपने जिले में क्या करना चाहिए? राजस्थान के लोगों को भारत बंद नहीं करना है, राजस्थान के लोगों को राजस्थान बंद करना है और जिले के लोगों को अपना जिला बंद करना है। तो जितनी हमारी ताकत है उसके अनुसार यदि आप जिला मुख्यालय पर शहर में कोई ऐसा चौराहा अगर आप देखते हो, वो चौराहा ज्यादा ट्रैफिक रहता है, वहां अगर आप लोग इकट्ठा करते हो, ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा करते हो, 200-400-500 लोग इकट्ठा करते हो, तो वहां चौराहे पर अगर इतने लोग इकट्ठा हो गए तो अपने आप ही ट्रैफिक जो है वहां रुक जाएगा। चारों तरफ से आने वाला जो ट्रैफिक है वो रुक जाएगा। हमको अपने स्ट्रेंथ के अनुसार 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा
उसको रोकना। इससे क्या होगा, अगर यही बात 600 जिलों में 625 जिलों में हुई तो भारत बंद हो जाएगा। चाहे घंटा भर के लिए हो, चाहे 2 घंटे के लिए हो, जितनी हमारी ताकत है, जितनी हमारी संगठित शक्ति है, जहां हमारी संगठित शक्ति ज्यादा है वहां ज्यादा घंटे के लिए हो सकता है। ये हम क्यों करना चाहते हैं? हम लोग पागल थोड़ी है करना चाहते हैं, लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं करना चाहते। क्योंकि जब ट्रैफिक जाम होगा तो ट्रैफिक में तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग भी होंगे। ट्रैफिक में केवल ऊपर वाले ही रहेंगे ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। ट्रैफिक में तो जिनकी हमारी संख्या ज्यादा है तो हमारे लोग भी रहेंगे, स्वाभाविक रूप से रहेंगे। जब रहेंगे तो जिन लोगों को बाप से भारत मुक्ति मोर्चा और हमारा आंदोलन मालूम नहीं है, जब वो घंटा 2 घंटा 3 घंटा ट्रैफिक जाम होगा तो उनके बीच में चर्चा होगी तो ये क्या, क्योंकि अखबार वाले तो हमारी खबर नहीं छापते। आप लोगों ने कभी हमारी वामन मेश्राम की खबर राजस्थान पत्रिका में पढ़ी? आप लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि हमसे बहुत छोटे लोगों की खबरें आती है। वामन मेश्राम से बहुत छोटे लोगों की खबरें जो है वो राजस्थान पत्रिका में आती है, मगर राजस्थान पत्रिका में वामन मेश्राम की खबर नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अपने ही प्रयासों से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। अगर मान लो कि ये डेली पेपर पर और मास मीडिया में इनकी खबरें अगर आना शुरू हो गया तो ये आंदोलन जन आंदोलन में रूपांतरित होने के लिए बहुत कम समय में हो जाएगा। करोड़ों लोगों तक हमारी आवाज पहुंच जाएगी। हमारी आवाज अगर करोड़ों लोगों तक पहुंच गई, हमारी जानकारी लोगों तक पहुंच गई, हमारी विचारधारा पहुंच गई, हमारा स्लोगन पहुंच गया, हमारे इश्यूज पहुंच गए, हमारे मुद्दे पहुंच गए। अब ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा है। ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा है, वो गिनने के लिए तैयार नहीं। सरकार जो है गिनने के लिए तैयार नहीं है। जब सारे देश भर में हमने इस इश्यू को उठाया और बैठकें सारे देश भर में लेना शुरू हुआ तो नरेंद्र मोदी ने अपने होम मिनिस्टर को, जानो ना होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह है ना? हाँ, अमित शाह ने मोदी को रिपोर्ट दिया कि ओबीसी की बस्तियों में ये जो भारत बंद की मीटिंगें शुरू हो गई है, देश भर में चल रही है मीटिंगें और बस्तियों में मीटिंग हो रही है, ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री को दे दी। तो प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी को सोचना पड़ा कि इसको रोकने के लिए क्या किया जाए। तो नरेंद्र मोदी ने रोकने के लिए ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने का फैसला घोषित कर दिया और ओबीसी को मैसेज दिया कि जब मैं ही कर रहा हूं तो वामन मेश्राम की मीटिंगों में जाने की क्या जरूरत है? जब मैं कर ही रहा हूं ओबीसी की जाति आधारित गिनती, जब मैं कर ही रहा हूं, ये तो मैंने भारत बंद करने के बाद मोदी ने ऐलान किया, दबाव पड़ने के बाद ऐलान किया। मैं जानता हूं ये मेरे आंदोलन को ओबीसी के लोगों का सपोर्ट ना मिले इसके लिए, तो ये काउंटर स्ट्रेटेजी का मामला है, ये ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने का मामला नहीं है। ये हमारे आंदोलन को कमजोर करने का और ओबीसी के लोगों का साथ सहयोग और समर्थन ना मिलने के लिए, करने के लिए नहीं है, ये मैं जानता हूं। इसलिए हमने ये आंदोलन जारी रखा। हमने ये नहीं कहा कि वो मोदी ने ऐलान किया तो हो जाएगा, नहीं होगा ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हम लोगों को अब ये लड़ाई जारी रखनी होगी। अगर गिनती हो भी गई तो इसके आंकड़े घोषित होंगे क्या? इसके लिए कंपैरेटिव स्टडी घोषित किया जाएगा क्या कि इतने साल आजादी को हो गए 75 साल, इसमें ओबीसी को कितने मिले और 3.5% ब्राह्मणों के कितने आईएएस आईपीएस आईआरएस अधिकारी है, इनकी आर्थिक स्थिति क्या है, गरीबी क्या है, ये सारे आंकड़े वो लोग हमको देंगे क्या?
मुझे तो नहीं लगता ये आंकड़े देंगे। केवल हमारा जो प्रेशर पड़ रहा है उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो हम तो ये जानते हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपने आंदोलन को जारी रखा और जाति आधारित गिनती का मुद्दा आपने छोड़ा नहीं है, ये जारी रहेगा और इसको हो सकता है वास्तविक जानकारी के लिए लगातार 2030 तक हो सकता है लगभग 14 बार हम तो भारत बंद करेंगे और हमारी कोशिश है कि 6 लाख गांवों तक हमारा आंदोलन पहुंचना चाहिए और आंदोलन केवल आंदोलन नहीं रहना चाहिए, आंदोलन जन आंदोलन में रूपांतरित होना चाहिए। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की थी। अगर आप हिस्टोरिकल एनालिसिस करो, पता करो, पुराना 2000 साल का इतिहास नहीं पता। 9 अगस्त 1942 गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई थी और ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई थी, मैं सोच ही रहा था कि मेरा भाषण है और बिजली क्यों नहीं जा रही मेरे भाषण में बिजली क्यों नहीं जा रही है आज। तो चलो आगे, ऐसा बोलने से थोड़ा प्रेशर पड़ ही जाता है क्योंकि ये जो है ये लाइव है, उधर जा रहा है। आप लोगों को शायद पता नहीं चल रहा है, ये जो है ना ये लाइव उधर जा रहा है, बिजली बोर्ड के लोगों के पास भी जा रहा है। उधर जो पंडित इंजीनियर है ना वो उसको भी पता चल रहा है। हमारे लोगों को ये टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है, वो लोगों को पता है। तो वो लोग उनके नियंत्रण में है, सरकारी साधन है, उनकी साधन नहीं है, उसका उपयोग करते रहते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को ये राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन निर्माण करने के लिए और इस आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित करने के लिए ये ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा है, ईवीएम मशीन का मुद्दा हमारे लिए सबसे भयंकर है क्योंकि हम ही लोग हैं, वामसेव के लोग हैं, वामसेव के ही लोगों ने इस बात को सारे देश भर में जागरण फैलाया। वोट का महत्व भी हमारे लोगों को हम लोग ही बताया। हमारे लोगों के वोट ज्यादा है, 100 में 85% वोट है, ये तो हमारे लोगों ने ही भारत के लोगों को बताया। लोग तो पहले भी भारत में रहते थे, निवास करते थे, खाते पीते थे, सोते थे, मगर उनको ये आंकड़े पता नहीं थे कि 100 में 85% लोग हमारे हैं और 30-35% वोट के आधार पर सेंट्रल में कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय हमारे आंदोलन के जन आंदोलन के दिशा में आगे बढ़ते हुए जन समर्थन की वजह से करना पड़ा। आप लोगों को याद नहीं होगा 2010 के बाद से ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा उठा रहा हूं। अभी 2024 चल रहा है, ये 2010 से मैं चला रहा हूं और आपके राजस्थान के ही अधिवेशन में ये रेजोल्यूशन पास किया गया था, सब्जेक्ट रखा गया था जयपुर में, जो सर 2009 में किया राजस्थान के जयपुर में, 9 बराबर। तो 10 से ये काम जो है हम लोगों ने इसको यहाँ चर्चा करके फिर आंदोलन किया था, दिल्ली में सारे देश भर में आंदोलन किया था। तो इस बात को हम लोगों ने सारे देश भर में फैलाया और इसको इशू बनाया, तब आज ये इशू बना। और कितना बड़ा इशू बना, आप लोगों को एग्जाम्पल देके सबूत देके बताता हूँ। राहुल गांधी के पास हमारे मुद्दे चुराने के अलावा कोई मुद्दा है? पता नहीं आप लोग ध्यान देते हो कि नहीं देते हो। जितने मुद्दे पिछले 6 महीने में राहुल गांधी ने कहे वो सारे के सारे मुद्दे हमारे हैं। राहुल गांधी के अपने कोई मुद्दे नहीं, वो सारे के सारे मुद्दे जो है हमारे मुद्दे उठाए हुए, वो मुद्दे वो उठा रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि ये मुद्दे कांग्रेस को तीसरे चौथे नंबर पर और हमको दूसरे नंबर पर पहुंचा
जाकर फिर कुछ दिन के बाद हम लोग पहले नंबर पर पहुंच सकते हैं। इस रणनीति पर हम काम कर रहे हैं, उन लोगों को समझ में आ रहा है। तो जिस रणनीति पर हम काम कर रहे हैं वो हमारे मुद्दे के आधार पर उनको समझ में आ रहा है। उन्हीं मुद्दों को राहुल गांधी के द्वारा उठाया जा रहा है। ये कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कर्नाटक का स्टेट प्रेसिडेंट भी कभी नहीं रहा। उसको डायरेक्ट मेरे बढ़ते हुए कारवां को रोकने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस वालों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। कांग्रेस ने कभी मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, उसको डायरेक्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। उसकी और एक विशेष बात आपको बता, मल्लिकार्जुन खड़गे वो शेड्यूल कास्ट है, ये तो मालूम है आप लोगों को। पर एक बात मालूम नहीं होगी, मेरी जाति और मल्लिकार्जुन खड़गे की जाति एक ही। अब आपको पता चल रहा है रहस्य। शेड्यूल कास्ट में ये तो बोलो ना, मैं बॉर्डर के स्टेट है ना, ये कर्नाटक तो महाराष्ट्र का बॉर्डर का स्टेट है ना। वो शेड्यूल कास्ट का मैं हूँ। शेड्यूल कास्ट में मेरी जो जाति है सेम जाति का मल्लिकार्जुन खड़गे। दूसरे को मालूम नहीं होता है ना, हमको मालूम होता है। क्यों मालूम होता है? क्योंकि भारत की सबसे ज्यादा और बड़ी वास्तविकता जाति है। अगर आपको जाति का पता नहीं है, कौन आदमी मिनिस्टर है, उसकी जाति क्या है, तब तक पता नहीं चलता इसके विचार करने का तरीका क्या है। जाति का पता करो, तब तक आपको विश्लेषण करने के लिए डाटा पर्याप्त नहीं मिलेगा। तो ये जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। और इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये बातें आप लोगों को बता रहा हूं कि उन लोगों को हमारे आंदोलन की जानकारी, हमारे आंदोलन का प्रभाव, आंतरिक प्रभाव कितना बढ़ रहा है, इसकी जानकारी शायद हमारे समाज के लोगों को नहीं होगी। जो लोग काउंटर करने के लिए, हमें काउंटर करने के लिए काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनवा रहे हैं, तो उनको हमारा प्रभाव मालूम है, इस वजह से ऐसा उनको करना पड़ा। हमारे लोगों को मालूम नहीं है हमारा प्रभाव कितना पड़ रहा है। 2030 तक ये खेला गांव का आंदोलन खड़ा हो जाएगा और ये SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का विशाल आंदोलन खड़ा हो जाएगा। आपके राजस्थान के जो क्षत्रिय वर्ग के लोग हैं वो भी हमारे साथ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैंने ही ये बताया कि देश में जो क्षत्रिय है जितने के सारे मूल रूप से नाग लोग। अगर आप एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का अध्ययन करो तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में आपको पता चलेगा कि ये नाग लोग है, मूल रूप से जो क्षत्रिय लोग है ये नाग लोग है। नाग लोगों में से क्षत्रियों का निर्माण किया गया और उनको एकोमोडेट किया गया वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय के तौर पर, और करके ब्राह्मणों ने अपना ब्राह्मणों का वर्चस्व मजबूत करने के लिए उनका उपयोग किया। और ये बात क्षत्रियों को समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। ये बात हमने सारे देश भर में उठाई कि जो क्षत्रिय है मूल रूप से नाग लोग है। इंडियन हिस्ट्री का अध्ययन करो, बाबा साहब अम्बेडकर के लिटरेचर का अध्ययन करोगे तो उनके लिटरेचर में नाग का विश्लेषण आता है। अगर आप थोड़ा केयरफुली करो और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का जो भी लिटरेचर अवेलेबल है उसका अध्ययन करो तो आपको पता चलेगा कि ये मूल रूप से नाग लोग हैं। और मैं महाराष्ट्र का, मैं भी नाग बारे में, महाराष्ट्र राजवाड़े नाम का भारत का पुणे का ब्राह्मण जो था, भारत का बहुत बड़ा हिस्टोरियन है राजवाड़े। उसने कहा महाराष्ट्र की स्थापना एंशियंट इंडिया में नाग लोगों ने की। महाराष्ट्र की स्थापना जो है वो नाग लोगों ने की। सम्राट मौर्य जो था वो नाग था।
नाग नहीं तो हमारे लोगों को बड़े समझ में नहीं आता कि क्या लोगों को लग रहा है इंसानों को सांप कैसे खाता है? ऐसा हमारे लोगों को लग रहा होगा। तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि एंशिएंट इंडिया में या सारे दुनिया के प्राचीन इतिहास में जो नेचर में जो शक्तिशाली बातें होती थी, लोग और लोगों का समूह उसके साथ जोड़कर अपना नाम उसको साथ आइडेंटिफाई करते थे। तो भारत के जो बहुत ज्यादा मार्शल लोग थे, एक मार्शल लोगों ने अपने को वो नाग बहुत खतरनाक होता है तो उसके साथ अपने आप को जोड़कर अपनी आइडेंटिटी नागों के साथ की, ऐसा उसका नाम। उसको शास्त्रीय भाषा में टोटेम सिद्धांत बोलते हैं। शास्त्रीय भाषा में समाजशास्त्र का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का नाम है टोटेम। अगर समाजशास्त्र का अध्ययन करो तो आपको पता चलेगा कि टोटेम का एक सिद्धांत है, उसमें उसका मूल रूप तक पहुंचने की बातें पहुंचाई जाती है, जानकारी दी जाती है। तो इस तरह से साथियों, मूल रूप से राजस्थान के जो क्षत्रिय लोग हैं, केवल राजस्थान के नहीं सारे देश भर के जो क्षत्रिय लोग हैं, ये मूल रूप से नाग लोग हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक जगह लिखा कि भारत का जो इतिहास है वो नाग लोगों का और ब्राह्मणों के संघर्ष का इतिहास। भारत का जो इतिहास है, ये जो इतिहास का विकास हुआ है भारत में, एक नाग लोगों के और ब्राह्मणों के संघर्ष का इतिहास है। अब देखेंगे किसी भी राज्य में जाओ, ब्राह्मणों का और क्षत्रियों का कहीं पर भी आपस में बनता नहीं। उनका संघर्ष जो है लगातार हर जगह चलते रहता है, हर स्टेट में। तो इसका मौलिक कारण जो है वो हिस्टोरिकल है और इसका मूल कारण ये नाग लोग है और इस वजह से ऐसा होता है। इसलिए जो राजस्थान के लोगों ने ये जानकारी ली और इससे उन्होंने सबक सीखा और अपने मूल रूप को उन्होंने अपने आप के साथ आइडेंटिफाई किया। ऐसा करने की वजह से नाग लोगों के साथ उनका जुड़ाव हुआ और इस तरह से एससी एसटी ओबीसी के साथ राजस्थान के नाग लोगों ने पहल करके सारे देश भर के क्षत्रिय लोगों को जोड़ने का अभियान चलाया। ये और ज्यादा खुशी की बात है। आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी कि ब्राह्मणों ने सोशल मीडिया में ये चर्चा चलाई कि एससी एसटी ओबीसी को इकट्ठा करने का हमेशा प्रयास कर रहा, इससे ही हम लोग परेशान थे। अब वो क्षत्रिय को भी जोड़ रहे हैं, तो क्षत्रिय भी हमसे जा रहे हैं। ऐसी चर्चा सोशल मीडिया में चलाई गई, ब्राह्मणों ने चलाई कि अब क्षत्रिय भी जा रहे हैं। तो जहाँ के हैं वहीं जाएंगे भाई, जलंधर में थोड़ी जाएंगे, तो जहाँ के हैं वहीं जाएंगे। इतिहास की बारीकी की जानकारी जैसे जैसे होगी वैसे वैसे अपनों बल का एहसास होता है और अपनी जानकारी जब आदमी अपने मूल रूप की जानकारी ग्रहण करता है तो उससे उसको पता चलता है। तो इस तरह से राजस्थान के लोगों ने जो हिस्टोरिकल पहल की ये देश भर में फैल रही। राजस्थान में जो क्षत्रिय लोग है, ये लोग सारे देश भर में जो क्षत्रिय लोग है उनको एक तो निषेध दे रहे हैं, उनके बीच में हलचल है सारे देश भर में। और धीरे धीरे ये क्षत्रिय जो है सारे देश भर में ब्राह्मणों से कट जाएंगे और ब्राह्मणों से कटते ही ब्राह्मण धाराशायी हो जाए। ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है उसको टिकाए रखने के लिए क्षत्रियों का बहुत बड़ा रोल है। ब्राह्मणों का वर्चस्व बनाए रखने के लिए क्षत्रियों का बहुत बड़ा रोल है। अगर वो क्षत्रिय अगर स्लिप बैक हो गए तो ब्राह्मणों की जो दीवार है ना, ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है भरभरा के गिर जाएगा, धड़ाम से गिर जाएगा और ज्यादा ऊंचाई से गिरेगा तो नीचे हड्डी पसली भी गिरने की संभावना कम है, क्योंकि जितने ज्यादा ऊंचाई से गिरेगा उतना हड्डियां कमजोर होगी, ज्यादा टूटेगी। हाँ, सबसे ऊपर वही है और ये कई हजार साल से ऊपर है तो इसका असर बहुत ज्यादा पड़ेगा। इसलिए साथियों ये बारीकियां मैं यहाँ आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोगों को भी ये बारीकियां समझकर फील्ड में काम करना चाहिए। हम लोग पागल लोग नहीं हैं जो कुछ भी कर रहे मनमानी
मनमानी करे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग मनमानी करने का काम कर रहे हैं, अब लोग गधे लोग नहीं है, दिमाग से ही काम करते हैं, दिमाग से काम करके ही अपना काम करते हैं, सोच समझ कर करते हैं, बगैर सबूतों के कोई काम करते नहीं है। तो इस तरह से साथियों, तो ये आंदोलन हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आज यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। तो मैं अभी कंक्लूड कहना चाहूँगा, 5 बजे के पहले ही करना चाहिए था, मगर थोड़ा विस्तार से जानकारी देने की वजह से थोड़ा साथियों आप लोगों को, जो राजस्थान के क्षत्रिय लोग हैं, उन लोगों के साथ भी कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, उनके साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए और उनके यूनिट्स राजस्थान में खड़ा करने के लिए SC ST OBC के काउंसिल के लोग हैं, उनको भी हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए। और ऐसा करने से बहुत सारी बातें होगी। सारी बातों की चर्चा करना मैं उचित नहीं मानता हूँ, क्योंकि सारी बातें डिस्क्लोज हो जाएगी, जो डिस्क्लोज करना उचित नहीं माना जा सकता। तो इसलिए अभी हमारा आंदोलन पीक अवर्स में, आखिरी बात कह रहा हूँ, पीक अवर्स में, और 2030 तक ये 6 लाख गाँव का आंदोलन खड़ा हो जाएगा और 2030 तक ही ये जन आंदोलन में भी रूपांतरित हो जाएगा। इस काम पर मैं लगा हूँ और इसके लिए ज़्यादा समय नहीं है। अगर कोई बुजुर्ग आदमी है तो 5-6 साल में वो मरने वाला नहीं। अगर बीमार भी होगा और अगर मेरी बात उसने सुन लिया तो बोलेगा नहीं, अब तो फिर मैं देख कर ही तो ये बात सुनने के बाद उसकी उम्र भी बढ़ जाएगी कि 5-6 साल में ये सारी बातें जो है वो होने वाली है। तो इसीलिए अभी वो समय आ गया है। तो ये केवल हमारे प्रयासों की वजह से हो रहा है, ये कहना उचित नहीं है, मैं ऐसा कह नहीं रहा। दीना बाना जी, उसके बाद बड़े साहब, उसके बाद काशीराम जी, उसके बाद मैं ये काम लेकर के, इतना लंबा समय है, इतने देर से इतना लोगों की जिंदगी लगी, तब ये जाके ये मामला यहाँ तक आगे पहुँचा हुआ है। और इसलिए ये ताकत जो है अभी हमारे लोगों के पास आई हुई है और इसका आने वाले समय में बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। तो मैं इतना ही इस मौके पर कहना चाहता हूँ। इसको राजस्थान के हर जिले में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में, हर ग्राम पंचायत में, हर गांव में और SC ST OBC के अंदर इसको पहुंचाने का काम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो माइनॉरिटी के मुस्लिम हैं, वो पॉलिटिकली सबसे ज़्यादा कॉन्शियस लोग हैं, वो जैसे ही आप SC ST OBC के लोग मिलजुल कर इकट्ठा हो जाओगे, मुस्लिम लोग आपका साथ सहयोग और समर्थन करने के लिए तैयार है, तत्पर है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कॉम्पिटिटर साहब के बहुत कुछ बात जब उनके प्रोग्राम में संस्कृत चरण को चल रहा है। आज जो प्रोग्राम हुआ उसमें जो आंदोलन निधि जमा हुई है, खर्चा काटने पर जो निधि हमारे की वो अभी प्रोफेसर साहब को साझा दी जाएगी। और उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं मोहम्मद अली सब्बासी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा से गुजारिश करूंगा कि आप आ जाएं। एक मिनट थोड़ा आगे बैठ जाइए। विधिवत धन्यवाद ज्ञापन होने के बाद में आप फोटो ले सकते हैं। अभी थोड़ा बैठ जाइए। फोटो सेशन प्लीज। फोटो सेशन थोड़ा साथियों, आज के इस कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से जो सहयोग मिला वो सारा खर्चा निकाल करके 1 लाख रुपए निधि, आंदोलन निधि दी जा रही है। मैं नाम बता रहा हूँ, मान्यवर विशाल कुमार राय जो हमारे प्रोग्राम के प्रभारी है, वे मान्यवर सुषमा जी नोकिया जी, मान्यवर प्रमोद कुमार जी बांग्लादेश से, सहरुला की परिवार जिन्होंने भीलवाड़ा से इंजीनियरिंग का संपर्क करवाया, और डॉक्टर सीता खड़े मैडम
और दूर से हमारे साथी आए हैं वो और उधर से पटना जी माननीय पंडाला जी, देवास साहब, हरिलाल जी, ये आजाद मंच पे और 1 लाख आंदोलन निधि पट्टी के रूप में भेंट है। एक लाख रुपए के खर्चा लगता है। मैंने जिनके नाम बताया जाओ 1 लाख रुपए निधि देते हो फोटो निकालिए। मोहम्मद अली सब्बासी अली सब्बासी महोदय से निवेदन है कि वे आए और आके इसका अवार्ड अपने करें। जैसा कि हम सब ने माननीय मोहम्मद खान साहब उससे पहले बहुत से वक्ताओं को सुना है, तो उन सब में एक ही बात समझना की है कि मकसद के लिए जो है हमें इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, हम लेने को तैयार रहेंगे और हमसे बात की मकसद है उसके लिए हम अपना ध्यान लगा देंगे और आप अलग अलग शहरों से अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग आए हैं सबका मैं आभारी हूँ कि आप लोगों ने यहाँ कीमती वक्त किया है और आंदोलन निधि के रूप में तकरीबन 1 लाख रुपये जो हमने यहाँ से इकट्ठा करके हम सरकार को दिया है। ये हमारी बहुजन होने वाले समाज की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा संबंध हुआ। आप सभी ने